In today's video, we are going to discuss about the cultivation practices of rice. Rice, as we have seen, as we have known, it's the staple food of many countries, especially in Asian countries. हम लोग जैसे इंडिया के अंदर रहते हैं और अलग अदर जो एशियन कंट्रीज हैं, इसका बहुत ही स्टेबल फूड है और हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम इसकी अगर शुरुआत से बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम राइस जो है ग्रामिनी फैमिली के अंदर आता है, जिसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। तो इसकी दो जीनस ओराइजा के अंदर दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं एज ए फूड ग्रेन। ये सीरियल क्रॉप्स हैं। तो एक आता है इसमें ओराइजा सटाइवा, दूसरा है ओराइजा ग्लैबररिमा। ये और इसकी फैमिली का जो नाम है वो ग्रामिनी फैमिली, जैसे हम सभी जानते हैं ग्रास फैमिली कहलाती है। और इसका ओरिजिन अगर हम देखें, राइस का ओरिजिन ये इट इज बिलीव्ड दैट राइस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडो बर्मा रीजन, या बर्मा जो म्यांमार का जो इलाका है, इंडो म्यांमार रीजन भी आता है या इंडो बर्मा रीजन, हम इसको अल्टरनेटिवली कह सकते हैं। तो इसका ओरिजिन हम लिखते हैं ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन। और अगर हम इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट रैंक में जो आता है चाइना का, सबसे पहला इसका प्रोडक्शन है। सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया इज ऑन सेकंड प्लेस ऑन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये आता है। शॉर्ट डे प्लांट्स उसे कहते हैं जिनका जिनका फोटो पीरियड के ऊपर अगर हम डिसाइड करते हैं तो इनको लॉन्गर नाइट्स चाहिए होता है, लॉन्गर डार्कर पीरियड्स चाहिए होता है टू इंड्यूस फ्लावरिंग। सो राइस इज शॉर्टर डे प्लांट्स और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर ये आता है। और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस का ये क्वेश्चन आता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड एज पैनिकल। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो राइस के जो स्पेशल ये हम जो कहलाते हैं, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पेनिकल कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस जो इसका होता है। और क्रोमोसोम नंबर जो है राइस का, इसको हम देखें तो 2n इक्वल्स टू 24 आता है। अब यहाँ पर हमको एक समझने की बात ये है कि जब भी हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर हम इसको n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर हम इसको x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार हम इसको इंटरचेंजेबली इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि अगर हम कहीं पर n लिख रहे हैं, किसी की भी क्रोमोसोम नंबर n लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है इट इज अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ गैमीट। और वहीं पर अगर हम 2n हम लिखते हैं तो इट इज अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ सोमेटिक सेल। और अगर हम 3n लिखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक स्टेज ऐसी आती है कि एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं वो 3n की फॉर्म में आ जाती है। तो ये इट इज व्हाट कॉल्ड एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की क्रोमोसोम नंबर के अंदर हम 3n लिखते हैं। वहीं पर अगर हम x की बात करें तो x जो है प्लॉइडी लेवल को शो करता है। प्लॉइडी लेवल अगर किसी का हम x लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हैप्लॉइड प्लांट है, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। और 2x लिख रहे हैं तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और एंड सो ऑन। उसकी जितनी प्लॉइडी बढ़ती जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो इन दोनों में n और x के अंदर ये डिफरेंस आता है, हमको ये समझने की जरूरत है। इसके बाद में हम अगर देखते हैं तो राइस का जो लाइफ है, पूरी लाइफ साइकिल को हम दो स्टेजेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ये स्टेजेस हमको डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बाद में जाने के बाद में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है या वाटर मैनेजमेंट है या वीड मैनेजमेंट है, वहां पर कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, हम उन जब स्टेजेस को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इन मैनेजमेंट को अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पूरी लाइफ ऑफ
wheat plant, the life of a rice plant is differentiated into two phases. The very first being is vegetative phase. और सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। इन दोनों का जो लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम पीरियड हम मान लेते हैं दोनों इक्वल है, 50 to 60 डेज का हम इसको मानते हैं, दोनों 50 या 60 डेज का होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज को हम फर्दर 6 सब फेजेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो आता है इसको हम कहते हैं पेनिकल इनिशिएशन। दूसरा आ जाता है पेनिकल इमरजेंस। तीसरा आ जाता है फ्लावरिंग। फिर आ जाता है ग्रेन फिलिंग। फिर आ जाता है मिल्किंग। फिर आता है राइपनिंग। ये सारी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ जाती हैं। कहीं कहीं पर कुछ कुछ सोर्सेज के अंदर इसको हम 3 फेजेस के अंदर भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन मैच्योरिटी फेज। बट यहाँ पर हम इसको मेजॉरिटी जगहों पर हमको इन्हीं 2 फेजेस के अंदर मिलेगा। और हम अगर देखें तो जब वाटर इरिगेशन की बात करेंगे तो ये वाले जो फेजेस जो हैं रिप्रोडक्टिव फेज वाले, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस के साथ हमको इसका ख्याल रखना पड़ता है कि इरिगेशन एडिक्वेट उसको मिल रहा हो। अदरवाइज अगर हम सही टाइम पर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी यील्ड लॉस के अंदर बहुत ज्यादा उसका असर पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन्स क्या है इंडिया के अंदर। ये राइस जो है इंडिया के अंदर 3 सीजन्स के अंदर ग्रो की जाती है। इसकी एक पहला जो सीजन जो आता है, अगर हम क्रॉपिंग सीजन की बात करें, क्रॉपिंग सीजन्स, तो पहला है औस, दूसरा है अमन, तीसरा है बोरो। इसको हम ऑटम में करते हैं, इसको हम ऑब्लिक डाल करके ऑटम वेराइटीज भी कह देते हैं। इसको हम विंटर वेराइटीज कह सकते हैं और इसको हम समर वेराइटीज कहते हैं। इनका ये जो नाम जो है टाइम ऑफ हार्वेस्ट को लेकर के ये नाम पड़ा हुआ है कि औस जो है ये ऑटम के अंदर इसका सोइंग अगर हम देखें, सोइंग हो जाती है इसकी मई जून के अंदर। मई जून के अंदर इसकी सोइंग हो गई और इसकी हार्वेस्टिंग जो हुई, हार्वेस्टिंग इसकी सितंबर टू अक्टूबर के अंदर हो गई। उसी तरह हम अमन की बात करें तो ये जून जुलाई के अंदर इसकी सोइंग हो जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है नवंबर दिसंबर के अंदर। और इसको हम नवंबर दिसंबर के अंदर सो कर देते हैं बोरो को, और इसको मार्च अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम अलग अलग वेराइटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि औस है, अमन है, बोरो है। और जब वेराइटीज, अगर हम वेराइटीज की नाम की बात करें तो वेराइटीज के अंदर आ जाती हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की गई है। तो इसमें एक वेराइटी आती है NDR 2064, NDR 2065। ये जो है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, अयोध्या के अंदर है, तो उसके जरिए इसको रिलीज किया गया। उसी तरह हम पूसा की बात करें, पूसा IRI दिल्ली जो है उसने रिलीज किया हुआ है, इसमें पूसा बासमती है। पूसा बासमती है 1509। फिर है पूसा सुगंधा, ये है
2, 3, 4, 5, ये 5 ये कैटेगरीज आ जाती है पूसा की। पूसा IRI दिल्ली की है। उसी तरह IRRI जो है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने भी रिलीज की हुई है IR64। इसी तरह कई तरह की अलग अलग वेराइटीज हैं, हम बहुत सारी वेराइटीज इसको पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जरिए ये निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीड रेट की बात आती है कि कितना एक हेक्टेयर के अंदर हमको कितना सीड अप्लाई करना है। तो हम सीड्स को जो है, राइस की जो सीड्स है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसके हिसाब से इसकी सीड को हम रिकमेंड करते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। जैसे फाइन पैडी जो है, फाइन पैडी हम एक मानते हैं, फाइन पैडी। दूसरा है मीडियम और तीसरा है कोर्स। तो इसके अंदर हमारा 20 से 25 kg पर हेक्टेयर हमको सीड चाहिए। इतना kg सीड चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। उसी तरह मीडियम वाली जो वैरायटी है, उसके लिए हमको ये सीड रेट की हम बात कर रहे थे। मीडियम वैरायटीज के लिए हमको 30 से 35 kg सीड्स पर हेक्टेयर की जरूरत है। और कोर्स में 35 से 40 kg सीड्स पर हेक्टेयर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब हमको सीड रेट पता चल गया, इसके बाद हमको सीड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फंगस उसमें कई बार इनिशिएट हो जाता है, उससे डिजीज इनिशिएट हो सकती है। तो हम उसको फंजीसाइड से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फंजीसाइड से इसमें एक टाइप आती है, पहला हम करते हैं इसको एग्रोसेन से। एग्रोसेन, इसका रेट है 100 ग्राम 50 kg सीड्स के साथ में। उसी तरह दूसरा आता है वेजिटेबल सिरिसेन 0.1%। इसमें ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हम इसमें 12 आवर्स के लिए सो करके रखते हैं। इससे फंजीसाइडल इफेक्ट इसके ऊपर हो जाता है। और सॉइल का ट्रीटमेंट के बाद हमको सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं पर भी अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो वेल फर्टाइल सॉइल वहाँ पर मोस्टली ज़रूरत होती है। तो हाई ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होना चाहिए। ये राइस जो है बहुत ही वास्ट टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, लेकिन हम इसको कह देते हैं सीड रिक्वायरमेंट के अंदर। सीड रिक्वायरमेंट के अंदर आता है हायर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्लेई सॉइल या लोमी सॉइल, इन दोनों में ये बहुत सही रहता है। और इट कैन टॉलरेट, बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट होता है ये एसिडिक और बेसिक या एल्कलाइन पीएच, दोनों को ये टॉलरेट कर जाता है और उसमें ये ग्रो कर जाता है। इसके बाद में हमारा कुछ मेथड्स हैं। हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, सीड सॉइल, ये सॉइल रिक्वायरमेंट था, सॉइल रिक्वायरमेंट थे ये। तो सॉइल रिक्वायरमेंट के बाद में हमने फील्ड प्रिपेयर भी कर लिया। उसके बाद कई टाइप्स हैं ये सीड को सो करने के। कुछ टाइप्स वो हैं जो हम उन सीड्स को डायरेक्ट जाके ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, या हम उसको पहले नर्सरी बेड्स के ऊपर सीडलिंग रेज करेंगे, बाद में उसका हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है नहीं, बहुत ज्यादा इनपुट देने से ज्यादा आउटपुट आने के कोई चांस है नहीं। तो हम वहां पर जाकर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं
तो हमारा इनपुट कम है, लेबर कम है, एफर्ट्स कम है, तो फिर हमको जो भी रिटर्न आएगा वो हमारे लिए इनफ होगा। तो डायरेक्ट जाके हाथ से इसको स्प्रेड कर देते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर आता है। दूसरा मेथड जो आता है वो ड्रिलिंग मेथड आता है। इसमें हम सीड ड्रिलर्स का यूज करते हैं कि उसके वो एक स्पेशल जगह पर जाते हैं जहां पर हमको शो करना है, वहीं पर ड्रिलर्स के जरिए सीड्स को हम इंसर्ट कर देते हैं। इसमें थोड़ा मशीन की जरूरत होती है और मैकेनाइज्ड चीज है, तो इसका इनपुट का कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है वहां पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पैक्टफुल जो वे है, जो मेथड है कल्टीवेशन का, वो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आता है। ये उन सॉइल पे इम्पैक्ट उन सॉइल पे अडॉप्ट करना हमको इसलिए ज़रूरी है कि जो हाईली फर्टाइल सॉइल है, अगर हम वहाँ पर इसको ज़रा सा भी हाई इनपुट दे देंगे, तो जो रिजल्ट्स मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिकल होगा और बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो इसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग के अंदर एक तरीका ये होता है कि हम अलग से कहीं पर सीड बेड को रेज़ करें, जहाँ पर हम उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे और फिर वहाँ पर से हेल्दी सीडलिंग्स को ले जा कर के मेन फील्ड्स के अंदर हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के ऊपर हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें। इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है डेपोग मेथड, जो है फिलीपींस का वो मेथड है और उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। आंध्र प्रदेश के फार्मर्स ने उनको अडॉप्ट किया था, तो वो एक उसको भी डीप में पढ़ने की जरूरत है। तो बस उसका एक एग्जाम्पल हम याद रख लेते हैं, डेपोग मेथड जो है। इसके बाद में हमने वहां पर ट्रांसप्लांटिंग जो करना है उसके लिए नर्सरी बेड्स हमने रेज की, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद में वो किस लेवल पर जा करके वो सीडलिंग्स अब परफेक्ट है कि अब उसको ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। अगर हम ज्यादा लेट करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के अंदर तो उनकी रूट्स जो है वो अच्छी खासी डेवलप कर जाएंगी और डेवलप कर जाने के बाद में जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसका सक्सेस होने का बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमको वो परफेक्ट जो टाइम्स हैं वो ये हैं, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, 3 to 4 लीफ स्टेजेस, स्टेज जो है सीडलिंग की वो परफेक्ट है, आइडियल सिचुएशन है ये, इट्स आइडियल सिचुएशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर खरीफ की हम बात करें, खरीफ के अंदर ये टाइम कब आता है और रबी के अंदर ये टाइम कब आता है? खरीफ के अंदर ये टाइम थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, 20 से 25 दिनों के अंदर ये 3 to 4 लीफ स्टेज हम अचीव कर लेते हैं। और उसी तरह रबी के अंदर 30 से 35 दिन लग जाते हैं ये 3 to 4 लीफ स्टेज अचीव करने के लिए। और स्पेसिंग जब हम कर रहे हैं, हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो सीड स्पेसिंग और डेप्थ की हम बात करेंगे। स्पेसिंग के अंदर हम दो तरीका लेते हैं, 20x15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। उसी तरह 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 20 ये रो टू रो, दो रो के बीच का डिस्टेंस है, और एक रो के अंदर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर का है। सिमिलरली दूसरा तरीका ये है कि 20 सेंटीमीटर ये रो टू रो डिस्टेंस है और 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है विद इन दैट रो। और डेप्थ जो होगी हमारे सीड अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं या ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो 3 to 4 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए परफेक्ट हो जाता है। और फिर इतना हमने अब सीड लगा दिया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, अब वो वहां पर ग्रो करना शुरू करेगा। ग्रो करना शुरू होने के बाद में उसमें 3 चीजें मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। एक है वीड मैनेजमेंट, फिर है वाटर मैनेजमेंट और है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इनको हमको स्टेप वाइज देखना पड़ेगा। ये हम देखते हैं वीड मैनेजमेंट। कॉमन वीड्स कौन कौन से हैं जो राइस में हमको लग जाते हैं? वीड्स का ये
बहुत आसान सा फॉर्मूला ये होता है कि वीड्स वही लगते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, हम टेम्परेचर के हिसाब से देख लें, ह्यूमिडिटी या सॉइल या जो भी है, वो जैसी क्रॉप होगी उसी से बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते वीड्स होते हैं। उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, क्योंकि फिर वही वही आकर इससे कम्पीट कर पाते हैं। तो इसमें एक आ जाता है एकाइनोक्लोआ, कोलोनम और एकाइनोक्लोआ क्रुस्कल्ली। इसके बाद आता है साइप्रस रोटंडस, और एक है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। ये मेजर के हम अंदर कह सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर वीड्स आती हैं, लेकिन मेजर वीड्स हम ये राइस के ये सारे आ जाते हैं। इसको हम कंट्रोल करने के लिए कुछ होते हैं जो हमको प्री इमरजेंस अप्लाई करना पड़ेगा। प्री इमरजेंस यानी अभी तक जो वीड्स हैं वो अभी तक निकली नहीं है, लेकिन हम उसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके अंदर आ जाता है ब्यूटाक्लोर, उसी तरह इसके अलावा जो दूसरा आता है वो प्रोपेनिल है, जिसका ट्रेड नेम स्टेम एफ है, स्टेम F34। इसको अभी हम यूज करते हैं। ये हम इसको 3 kg एक्टिवेटेड इंग्रेडिएंट AI इंग्रेडिएंट इन 400 to 600 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं और 1 kg यानी पर हेक्टेयर हम इसको स्प्रेड कर देते हैं। तो ये भी एक होता है। या इसके अलावा दूसरा हम ये करते हैं कि 6 to 8 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इसको ये हम अप्लाई करते हैं। या वीड्स अगर 1 to 3 लीफ स्टेज पर आ गई है तो हम ये प्रोपेनिल का अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्लूक्लोरेलिन आता है, जिसका ट्रेड नेम बेसलिन है। तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे। इसका रेट क्या है? 1 kg एक्टिवेटेड इंग्रेडिएंट एट द रेट ऑफ पर हेक्टेयर सॉइल में। सॉइल इनकॉर्पोरेशन होता है इसके अंदर में, सॉइल में इसको अप्लाई डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा था वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के बाद हम वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे। और वीड मैनेजमेंट में एक बात और ये ध्यान रखने की चीज़ है कि स्टार्टिंग से लेकर के फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन, या अगर हमने ब्रॉडकास्टिंग की है या ड्रिलिंग की है तब से लेकर के 45 डेज, इस बात को ख्याल रखना है, अप टू 45 डेज आफ्टर सोइंग या कह लें या ट्रांसप्लांटिंग, हमको इतने दिनों तक इस बात को इंश्योर करना है कि वीड फ्री कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हम दो मेजर टॉपिक्स बचे हुए हैं। जैसे एक है वाटर मैनेजमेंट। हमने जो एक चीज पढ़ी थी, हमने ग्रो स्टेजेस पढ़ी थी लाइफ की, जो ग्रोथ स्टेजेस हैं वेरियस इस राइस की, उसमें हमने पढ़ा था वेजिटेटिव फेज था और एक रिप्रोडक्टिव फेज था। तो यहाँ पर वो काम आएगा कि वाटर मैनेजमेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है, कि किस वक्त पानी देना जरूरी है। इंडिया के अंदर जो हम इरिगेटेड हम राइस का ग्रोथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है इसके अंदर, और हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ही लो है।
5500 liter is used to produce 1 kg of rice. It's very important to provide adequate amount of water and avoid the wastage of water. So there are various specialized stages to ensure that it should get proper irrigation. So इसके अंदर पीक वाटर डिमांड जो है, अगर हम इसको ब्रॉडली समझना चाहें तो पीक जो डिमांड आती है ये मैक्सिमम टिलरिंग से फ्लावरिंग तक आती है। फ्लावरिंग या ग्रेन फिलिंग हम इसको कह सकते हैं। ग्रेन फिलिंग बाद की चीज है, तो ग्रेन फिलिंग में आती है। और प्राइमो ये जो मैक्सिमम टिलरिंग जो है ये एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज होता है, कि वहां पर टिलर्स किसे कहते हैं कि ये अगर हमारे ये प्लांट है तो शुरू इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। ये हमारी ब्रांचिंग शुरू हुई तो मैक्सिमम टिलर्स जो है, ये ब्रांचेस जो है ये इनिशिएट हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा टिलर्स नहीं होंगे। अब यही इंडिविजुअल टिलर्स जो है ये अपने आप में ग्रो करेंगे और इसमें ग्रेन्स पहले फ्लावर्स आएंगे, फिर ग्रेन्स आएंगे। तो ये बाद की चीजें वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ जाती हैं। तो ये वाले जो टाइम्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके हमको इस पूरे टाइम के अंदर हमको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर सबमर्ज रखना चाहिए, डुबा करके रखना चाहिए, सबमर्ज प्लांट रखना चाहिए। जो हमारी फील्ड को 5 सेंटीमीटर डुबा करके हमेशा रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज के अंदर आता है, बूटिंग स्टेज आता है। मोस्ट क्रिटिकल। दूसरा आ जाता है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज में क्या होता है, ये अभी बताया था कि इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस ब्रांचिंग। तो यहाँ पर हमको पानी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में प्रोवाइड करवाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यील्ड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। और इसके बाद में जब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात आती है, इसमें हमेशा मेजर जो होता है वो एनपीके होता है। एनपीके हम फार्म यार्ड मैन्योर भी इसमें यूज कर लेते हैं। ये है 10 से 15 कार्ट लोड पर हेक्टेयर। यानी एक ट्रैक्टर जो होता है उसको हम कार्ट लोड अगर कहें 10 से 15 कार्ट लोड पर हेक्टेयर हम इसको अप्लाई करेंगे। इसमें वेरिएशन भी आ जाता है, ये बहुत ज्यादा हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है केमिकली बेस्ड है। तो इसके हम नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 100 टू 150 kg पर हेक्टेयर अप्लाई करना होता है। उसी तरह फास्फोरस की बात करें तो ये 50 टू 60 kg, ये P2O5 के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, पर हेक्टेयर हमको देना होता है। इसी तरह ये 40 टू 50 kg, ये K2O के फॉर्म में होता है, पर हेक्टेयर हमको अप्लाई करना होता है। तो इसके अलावा हम ZnSO4 की हम बात करते हैं, जिंक की भी जरूरत पड़ ही जाती है, 25 kg पर हेक्टेयर हम अप्लाई कर देते हैं। और एडिशनली अगर हम देखें ऑर्गेनिक की तरफ हम अगर जाना चाहें तो हम ग्रीन मैन्योरिंग में जा सकते हैं। उसके अंदर सनहेम्प होता है, ढैंचा होता है, उड़द है, मूंग है, तो हम इन सब को अप्लाई करके ग्रीन मैन्योरिंग का भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हम इसकी ही बात करते हैं, न्यूट्रिएंट एनपीके की हम हमेशा बात करते हैं। उसके बाद में ये सारे काम हो गए हमारे। अब हार्वेस्ट करना है और यील्ड कितना आएगा हमको ये जानना है। हार्वेस्टिंग
हार्वेस्ट का जो टाइम होता है, इसमें हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कितना % मॉइस्चर ग्रेन्स के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि राइस के अंदर या जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, हमारा एडिबल पार्ट है वो उसका सीड है। तो 25% मॉइस्चर तक अगर पहुँच गया है, तो वो आइडियल कंडीशन है हार्वेस्टिंग की। शुरुआत में जब प्लांट ग्रीन होता है तो उसकी मॉइस्चर ज़्यादा होती है और राइपनिंग और मैच्योरिटी के बाद मॉइस्चर कम होती चली जाती है। तो हमको 25% मॉइस्चर के ऊपर हम उसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इसके अंदर जो अर्ली और मीडियम वेराइटीज़ जो हैं, ये 20 से 30 दिन आफ्टर फ्लावरिंग और टॉल वेराइटीज़ जो हैं 36 से 40 डेज़। इस टाइम पर ये लोग ये वाली कंडीशन 25% वाली कंडीशन ये लोग अचीव कर लेते हैं नियरली। और धीरे-धीरे जब एक्सपीरियंस होता है तो वो उसको टच करके पता लगा लेता है जो फार्मर होता है कि कितनी इसमें मॉइस्चर कितना आ गया है। वो 25% तो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो इतना कह देता है कि इतना जो मॉइस्चर है ये सफिशिएंट है, अब हम इसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए।